स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का पार्ट 5 है जीओसी फर्स्ट में, ठीक है। और हम लोग इस जीओसी पार्ट 5 में देखेंगे कंडीशंस ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि फोर्थ में आप लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में प्लस आर माइनस आर और उसके स्ट्रक्चर बनाना सब सीख गए हैं। तो अब जरा ये देखें कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम लोग बनाते हैं तो उसके क्या कंडीशंस होते हैं। तो जरा देखें कंडीशंस ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं कंडीशंस ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। स्टूडेंट्स, ये वीडियो हम लोग का अगर अच्छा लगता है आप लोगों को तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करिएगा, ठीक है। ये आप लोगों की तरफ से जब आता है तो हम लोग बड़े खुश होते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कंडीशंस को। स्टूडेंट्स, हम लोग ये कंडीशंस को देख रहे हैं, जिसमें एक फर्स्ट कंडीशन है हम लोगों का ये कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या कंडीशन फॉलो करेगा। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, जिसमें फर्स्ट है कि व्हेन नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ऑड इलेक्ट्रॉन लोन पेयर या पाई इलेक्ट्रॉन आर इन कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड देन रिजोनेंस या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉ। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए या ड्रॉ करने के लिए ये जरूरी है कंडीशंस। और ये कंडीशंस हम लोग देखें कि मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। जैसे पहला है पाई पाई कॉन्जुगेशन। पाई पाई का मतलब ये होता है कि डबल बॉन्ड एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में हो तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड कहते हैं, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के बाद सिंगल हो, फिर डबल हो, फिर सिंगल, फिर डबल, इस तरह का अगर होगा तो इसके बीच रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। अगला होता है हम लोगों का पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके बाद क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल डबल बॉन्ड, इस तरह का अरेंजमेंट रहेगा तो भी हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगला है निगेटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। जिस पर निगेटिव चार्ज है उसके बाद सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, फिर डबल, सिंगल, डबल, इस तरह का रहेगा तो भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। या यहाँ पर अगर देखें ऑड इलेक्ट्रॉन पाई कॉन्जुगेशन, ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पर एग्जांपल देखें तो यहाँ पर फ्री रेडिकल बना है, होमोलिटिक क्लीवेज कराएंगे तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा, फ्री रेडिकल आएगा। तो जिस कार्बन पर फ्री रेडिकल है उसके जस्ट बाद सिंगल हो, फिर डबल हो, सिंगल हो, डबल हो, इस तरह का रहेगा अरेंजमेंट, तो उसमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। या लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन होना चाहिए। जैसे ये एटम क्लोरीन एटम है, इस पर ये लोन पेयर है, उस जिस पर लोन पेयर आने की क्लोरीन एटम डायरेक्ट किससे जुड़ा हो, सिंगल से, यानी जिस पर लोन पेयर है वो डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, फिर डबल हो, फिर सिंगल, डबल हो, इस तरह का अरेंजमेंट रहेगा तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। तो ये रहा हम लोगों का फर्स्ट कंडीशन। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड कंडीशन। तो स्टूडेंट्स, हम लोग सेकेंड अगर हम लोग कंडीशन को देखें, फर्स्ट तो आपका ये हो गया कि मॉलिक्यूल शुड बी कॉन्जुगेटेड, मतलब मॉलिक्यूल कॉन्जुगेटेड होना चाहिए था और आपने देख लिया। सेकेंड है कि ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव द सेम अरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। तो एटॉमिक न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल हम लोग अगर देखें, जैसे मान लीजिए एसीटोन है, तो एसीटोन का अगर हम ऐसे यहां पर कर दें कि मान लीजिए कि ये CH2 है और इसको HSM लिख दें तो भी तो आपका एसीटोन ही है। अब यहां पर डबल बॉन्ड हम यहां शिफ्ट कर दें और H को यहां शिफ्ट कर दें तो आपका क्या बन जाएगा ये। तो क्या ये इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, तो हम लोग कहेंगे कि ये इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। क्यों भाई नहीं होगा, यहां पर अगर हम लोग ध्यान दें कि यहाँ पर हाइड्रोजन चला, ये पहले इस C से लगा था हाइड्रोजन ये वाला, अब ये हाइड्रोजन चला गया कहाँ पर, ऑक्सीजन से आके लग गया। पहले इस कार्बन पर कार्बन से लगा था, अब कहाँ लग गया, इस ऑक्सीजन से लग गया।
तो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियाई होगा फर्स्ट और सेकेंड में, ये क्या है, डिफरेंट है। आने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इन फर्स्ट एंड सेकेंड आर डिफरेंट, हेंस आर नॉट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई जो है कि चेंज हो जा रहा है एक दूसरे में, इसलिए ये एक दूसरे का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। जैसे होना कैसे चाहिए था, अब जैसे ये था, अगर ये ऐसे रहा होता कि भाई ये इसको दिया, ये इसको दे दिया और ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो गया ऐसे, तो हम यहाँ पर मान लेते कि ये क्या था, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक दूसरे का है। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी CO है, यहाँ भी CO है, यहाँ भी CO है, यहाँ भी CO है, लेकिन यहाँ CH3 है, CO है, यहाँ पर CH2 हो गया और OH हो गया, तो न्यूक्लियाई चेंज हो गया, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। आगे हम लोग तीसरा देखते हैं, द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो स्टूडेंट्स, हम लोग अगर थर्ड की बात करें, थर्ड कंडीशन की बात करें, तो थर्ड कंडीशन क्या होगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पास पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, दोनों में या जितने भी स्ट्रक्चर होंगे सब में सेम होना चाहिए। मतलब जिसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं उसमें सभी में पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होनी चाहिए। जैसे हम लोग ये तीसरे कंडीशन में देखें एग्जाम्पल लेकर के, तो एग्जाम्पल में ये है NO2- है ना। तो यहां पर अगर हम लोग देखें कि इसका NO2 में कि कैसे होगा स्ट्रक्चर, तो देखिए यहां पर इसका तो स्ट्रक्चर ये बन गया, अब इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए NO2 का देखिए कुछ इस तरह से करें कि ये अपना इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे देगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज के बाद सिंगल है, फिर डबल बॉन्ड है, तो ये एक मॉलिक्यूल क्या है, कॉन्जुगेशन में है चार्ज, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, डीलोकलाइज हो सकता है, मतलब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बन सकता है। तो अगर हम लोग ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट करें तो इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को दे दिया, तो अब यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ये इसको दे दिया, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एज ए निगेटिव चार्ज के रूप में हो जाएगा, और यहाँ अब हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो ये इसका क्या होगा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन अगर लिया तो फिर दे भी दिया, इसलिए यहाँ पर जो चार्ज और ऑड इलेक्ट्रॉन है वो बने रहेंगे, जितना है पहले में उतना ही दूसरे में भी रहेगा। तो ये हम लोगों का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर ये फर्स्ट है तो ये आपका क्या होगा, सेकेंड होगा। अब इस फर्स्ट और सेकेंड में जरा हम लोग देखें कि नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जैसे नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए, पेयर्ड का मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन एक साथ, तो जैसे देखिए कि यहां पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, अगर देखा जाए तो 1 2, ये दोनों पेयर्ड हैं, फिर ये 2 4 हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन ये दोनों पेयर्ड हैं, फिर 4 ये हो गए, और 2 6, 2 8 और 2 10 और 2 12 ये हो गए। अब देखिए यहां पर इसके इलेक्ट्रॉन को हम लोग अभी नहीं दिखाए हैं, ठीक है। अब 12 और 4 16, यहां पर अगर ध्यान से देखें तो यहां पर भी 2 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर बन रहा है। देखिए ये 2 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर बन रहा है ना भाई। तो फिर से गिन लेते हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, 7 पेयर, 8 पेयर, तो 8 दूना 16 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब देखिए यहां पर एक है ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर्ड है। अब जरा इसमें देखें तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, 7 पेयर, 8 पेयर, 8 दूना 16 इलेक्ट्रॉन।
और एक अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों स्ट्रक्चर में क्या है, पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है। तो ये रहा हम लोगों का थर्ड कंडीशन, ये तो दोनों देख चुके हैं। तो ये तीसरा हो गया कि द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब हम लोगों का चौथा कंडीशन ये होगा कि द एनर्जी ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी द सेम और नियरली द सेम। जो आगे हम लोग देखें कि जो भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे उनके एनर्जी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए या नियरली सेम होना चाहिए। जैसे इन दोनों का एनर्जी क्या होगा, मॉलिक्यूल एक है, बस इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट में डिफरेंस है, तो बहुत थोड़ा एनर्जी का डिफरेंस होगा, तो नियरली तो सेम है ये, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। तो सेम एनर्जी होना चाहिए और सेम नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये चार हम लोग कंडीशन देख लिए। अब पांचवा कंडीशन हम लोग देखें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, द डीलोकलाइजेशन सिस्टम तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें हम लोग फिफ्थ जो है कि कंडीशंस को देख रहे हैं, और फिफ्थ कंडीशंस में हम लोगों का ये है कि द डीलोकलाइजेशन सिस्टम या मॉलिक्यूल या आयन मस्ट बी इन सेम प्लेन, यानी कि इन प्लेन, ठीक है, आर बी नियरली प्लेनर। कहने का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल होगा और ग्रुप होगा वो एक प्लेन में होना चाहिए। नहीं समझे? अच्छा, मॉडल्स हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जरा इसको समझने की कोशिश करें कि फिफ्थ मॉडल है क्या चीज़। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल हम लोग ले लें, पहले तो ये हम लोग ले लें कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के लिए मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, ठीक है। अब देखिए ये जैसे मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल का हमने क्या किया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये मॉलिक्यूल क्या है, एकदम बिल्कुल प्लेन है, प्लेन में है सब, इसलिए यहां पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनों का जो डीलोकलाइजेशन है वो इजीली हो पा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन कैसे इजीली हो पा रहा है वो ये देखें। जैसे मान लीजिए कि हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो देखिए कैसे बनेगा। तो हम लोग देखिए ये अपना इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे दे और ये इसको दे दे तो क्या होगा। अब ये देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के इस पर आएंगे तो निगेटिव चार्ज हो जाएंगे और 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ये टोटल। अब 4 पहले से 2 ये, अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन पर प्लस हो जाएगा। अब ये वाला स्ट्रक्चर कैसे होगा, हम जैसे यहाँ पर ये इसको दिए ये इसको दिए, अब उल्टा कर दें कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड करें, या हम यूँ कहें जैसे यहाँ पर है ये, तो ये अब ये इसको दे दे और ये इसको दे दे, ऐसे कर लें। तो अब यहाँ सिंगल हो जाएगा, अब यहाँ ट्रिपल हो जाएगा, जैसे ये बन जाएगा। उल्टा कर दें तो एक बार ये इसको दिया ये इसको दिया, फिर दोबारा हमने ये इसको दिया ये इसको दे दिया, तो ये बन गया। तो ये तीनों क्या हैं, CO2 के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल एक प्लेन में था इसलिए इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन आराम से हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ तो ऑल आर प्लेनर है, लेकिन अगर हम इसकी बात कर लें तो बेंजीन रिंग और COOH की बात करें तो ये ग्रुप क्या है, बेंजीन रिंग के प्लेन में नहीं है। दिस ग्रुप एंड बेंजीन रिंग इज नॉट इन द सेम प्लेन ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट। अब स्टेरिक इफेक्ट क्या है उसको जरा हम लोग देखें। अब जैसे यहाँ पर हम लोग ले लें, जैसे मान लीजिए कि ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग सबको दिखाई दे रहा है। अच्छा, बेंजीन रिंग आप लोग ये देख लिए। अब यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं क्या कि ये C+O है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये C+O है और ये क्या है, OH है, ये OH है और ये क्या है, ये डबल बॉन्ड मान लेते हैं और ये क्या है, O है। मतलब ये चीज़ हम ऐसे मान लेते हैं कि ये है, ठीक है, और ये बेंजीन रिंग है। अब ये बेंजीन रिंग से हमने ये ग्रुप जोड़ दिया, तो क्या ये बेंजीन रिंग से ये ग्रुप इस तरह से जुड़ा रहेगा, क्या ये संभव होगा बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर? तो हम कहेंगे कि ये नहीं ऐसे होगा। क्यों नहीं होगा भाई? अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर है, इसके लोन पेयर यहाँ पर ऐसे होंगे और यहाँ पर देखिए CH होगा।
तो ये बॉन्ड पेयर और यहाँ बॉन्ड पेयर लोन पेयर में क्या होगा, डिस्टेंस बहुत कम है। यहाँ भी क्या होगा, अगर ध्यान दें तो कि ये बेंजीन रिंग है और यहाँ से ऐसे जोड़ लें हम लोग, है ना, ऐसे, तो यहाँ पर तो ये डिस्टेंस कम होगा, ये CH बॉन्ड है, तो यहाँ पर इसके लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर में डिस्टेंस कम, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये CH बॉन्ड होगा, तो ये बॉन्ड पेयर और इसके लोन पेयर, यहाँ जो ऑक्सीजन के लोन पेयर होंगे, भाई यहाँ होगा लोन पेयर ना, तो लोन पेयर इसके और इसके बॉन्ड पेयर के बीच का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है। तो डिस्टेंस कम है तो यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो इसलिए ये मॉलिक्यूल क्या होगा कि रोटेट कर जाएगा। देखिए कैसे रोटेट करेगा, ये तो ऐसे था ही, अब ये जो ऐसे था वो घूम जाएगा, ऐसे हो जाएगा। समझ में आया, ये ऐसे, तो ये अब मॉलिक्यूल ऐसे हो जाएगा। अब जब ये ऐसे हो जाएगा तो देखिए तो बेंजीन तो इस प्लेन में है, लेकिन अब मॉलिक्यूल कैसे है, ऐसे हो गया है। क्लियर। तो अब यहां बेंजीन रिंग इस प्लेन में है और मॉलिक्यूल क्या है, इस प्लेन में हो गया। ये देखिए ये इस प्लेन में हो गया। अब इसलिए इलेक्ट्रॉनों का जो डिलोकलाइजेशन होगा अब यहां पर संभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन है कि ये मॉलिक्यूल यानी कि ये ग्रुप और ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम एक प्लेन में होना चाहिए, यानी इसको ऐसे होना चाहिए था, इसको ऐसे होना चाहिए था, न कि ऐसे। ऐसे रहेगा तो प्लेन में नहीं होगा, ऐसे रहता तो मॉलिक्यूल प्लेन में होता, और प्लेन में होता तो डिलोकलाइजेशन, इस पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन संभव होता। आया बात, क्लियर हुआ? तो यहां पर ये हम लोग समझ गए कि क्या समझ गए हम लोग कि ये मॉलिक्यूल जो COOH है वो बेंजीन रिंग के प्लेन में नहीं है, इसलिए हम इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। जैसे अगर बनाना चाहते तो ऐसे बनता, लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा भाई? क्योंकि प्लेन में नहीं है। जैसे अगर बनाना चाहते तो ऐसे बन जाता। कैसे भाई? यहाँ पर देखिए ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता और ये इसको दे देता, और जब देता तो क्या बनता, कुछ इस तरह से CO- हो जाता, और यहाँ पर OH है तो OH रहता, और यहाँ प्लस, यहाँ पर ये। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन ऐसे डिलोकलाइज तो हम लोग स्ट्रक्चर बना के कर दे रहे हैं, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होगा, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि बेंजीन रिंग के प्लेन में COOH ग्रुप नहीं है। इसलिए क्यों? स्टेरिक इफेक्ट की वजह से। तो पांचवा कंडीशन क्लियर हो गया होगा कि डिलोकलाइजेशन सिस्टम मस्ट बी इन ए प्लेन और बी नियरली प्लेनर, ये होना चाहिए। आगे हम लोग कुछ और जो है कि देखते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें सिक्स्थ कंडीशन को, तो सिक्स्थ कंडीशन ये है कि ऑल एटम्स ऑफ द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड बी फॉलो द ऑक्टेट रूल। मतलब ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहिए, तभी जो है कि वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि हम इसी का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो देखिए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा भाई, ये इसको देगा तो फिर क्या होगा, ये इसको दे देगा। क्लियर? तो अब यहां पर क्या हो जाएगा भाई, अब ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O। ठीक, अब यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गया ये डबल बॉन्ड में। अब यहां का इलेक्ट्रॉन जब यहां आएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, तो अब ये हो गया आपका निगेटिव चार्ज, बाकी यहां पर कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पर ये इसका हो गया रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर हम लोग देखें ऑक्सीजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 और ये 2 8 इलेक्ट्रॉन है। यहां भी सभी का ऑक्टेट पूरा है। यहां भी अगर देखा जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन यहां है, 2 यहां पर है, 2 यहां पर, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 यहां। ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा। यहां भी देखिए 2 और 2 4 और 2 6 और 2 CH बॉन्ड, यहां CH बॉन्ड सभी पर हैं। ठीक है,
तो 8 इलेक्ट्रॉन यहां भी है। तो कहने का मतलब यह है कि ऑक्टेट यहां भी पूरा है, ऑक्टेट यहां भी सबका पूरा है। मतलब ये मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल को फॉलो किया, इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ऑल एटम्स फॉलो टू द ऑक्टेट रूल, है ना। तो यहां पर ऑक्टेट रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है ऑक्टेट रूल को। लेकिन यहां पर अगर हम लोग देखें, ये स्ट्रक्चर अगर फर्स्ट मान लें हम, अब इसका अगर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, भाई यहां पर देखिए प्लस है ना, तो अगर हम यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन की बात कर लें तो कितना इलेक्ट्रॉन है, काउंट कर लेते हैं पहले। 3 NH बॉन्ड है, तो 3 NH से कितना हो जाएगा, 6। भाई कैसे, H H H 2 2 2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। तो 6 यहां पर हो गया और 2 यहां पर, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर हो गया इस नाइट्रोजन पर। अब इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाए, इसको इलेक्ट्रॉन दे पॉजिटिव चार्ज को, तो देखिए क्या होगा। अब यहां पर ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करेंगे तो यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड NH3, और यहां आपका चार्ज अब पॉजिटिव, भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो चार्ज ये खत्म, फिर यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहां हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर जैसे है ये वैसे रहेगा। अब ध्यान अगर हम लोग दें तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, देखिए यहां पर, भाई यहां पर नाइट्रोजन पर 2 डबल बॉन्ड भी हो गया यहां पर, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये और 2 ये, 4 2 6 2 8 2 10 हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर अब आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स कहां पर, इस नाइट्रोजन पर हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहां 8 और यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो क्या ये मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल को फॉलो किया, क्या ऑक्टेट रूल को की तरफ मूव किया? अगर ऑक्टेट रूल की तरफ मूव करता तो भी हम मानते, लेकिन यहां पर ऑक्टेट था, पूरा कंप्लीट था, फिर भी ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑक्टेट रूल को ये फॉलो नहीं किया, इसलिए ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। यहां पर हम लोग समझ लें कि नाइट्रोजन डज नॉट फॉलो इट्स ऑक्टेट रूल, है ना, इसलिए हम फर्स्ट को कहेंगे कि ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। फर्स्ट का ये सेकंड वाला जो बनेगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये सेकंड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट का नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं किया। तो ये कुछ कंडीशंस था स्टूडेंट्स रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स के ये जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, अब उनके स्टेबिलिटी की बात करें तो एक एक करके एग्जांपल लेकर के हम लोग देखते हैं, इनके स्टेबिलिटी की बात करें। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों का कंडीशंस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखें हम लोग। द कॉम्बिनेशन अगर हम लोग देखें, कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डिपेंड्स अपॉन इट्स स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। नहीं क्लियर हुआ? हम लोग ऐसे समझें कि जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के स्टेबिलिटी होते हैं वो कुछ फैक्टर पर काम करते हैं, ठीक है, कुछ कंडीशंस पर काम करते हैं, या हम यूँ कहें कि उन कंडीशंस को देख करके हम लोग बता सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा या ये स्ट्रक्चर लेस स्टेबल होगा। क्लियर? तो एक एक करके हम लोग देखें। पहला हम लोग लेते हैं कंडीशन, तो स्टूडेंट्स हम लोग देखें कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन है स्टेबिलिटी के लिए, मतलब ढेर सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो और बताना हो कि कौन ज़्यादा है कौन लेस स्टेबल है, तो ये कंडीशन को हम लोग फॉलो करते हुए हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो पहला कंडीशन ये है कि न्यूट्रल या नॉन पोलर स्पीसीज जो होंगे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। अब जैसे न्यूट्रल और नॉन पोलर जिस पर कोई चार्ज डेवलप ना हो, ऐसे स्पीसीज सब क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हमने फिनॉल का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया।
अब फिनॉल का ये जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अगर ध्यान से हम लोग देखें तो इस पर क्या कोई चार्ज डेवलप है? तो हम कह सकते हैं कि नहीं, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। और यहां पर देखें तो चार्ज डेवलप है, तो इन तीनों पर डेवलप है, और यहाँ पांचवें वाले पर भी कोई चार्ज नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट होगा और जो फिफ्थ होगा, इन दोनों की स्टेबिलिटी एक जैसी होगी, लेकिन इन दोनों ज्यादा स्टेबल होंगे इन तीनों से। क्लियर? बाकी इनके लिए भी कंडीशन हम बताएंगे, वहां आगे देखिएगा। तो ये क्लियर हो गया कि जो न्यूट्रल होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे चार्ज वाले से। तो इन तीनों से ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? फर्स्ट और फिफ्थ, क्योंकि फर्स्ट और फिफ्थ कैसे हैं? न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो पहला कंडीशन क्लियर हो गया कि न्यूट्रल वाले ज्यादा स्टेबल होंगे। अब आगे हम लोग अगर देखें नेक्स्ट जो कंडीशन है, देखिए नेक्स्ट कंडीशन हम लोग ये जाने कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ध्यान दें, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो ज्यादा स्टेबल होंगे। ये सेकंड है कि स्पीसीज हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबल देन द स्पीसीज हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो ज्यादा स्टेबल, और जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा वो लेस स्टेबल। तो यहां पर हम लोग अगर देखें, अगर इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाएं तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको अगर दे देगा तो बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड O, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इस वाले में। अब जरा यहां पर इलेक्ट्रॉनों को देखें भाई, यहां पर तो 6 हैं भाई, देखिए 2 ये और 4 ये, तो 4 2 6 हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर है, और 4 और 4 ये 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर। अब यहां पर अगर काउंट कर लें तो यहां पर होगा 2 और ये हो गए कितने? 6। तो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए, और यहां पर कितने हैं? 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है। तो यहां पर क्या है कि सभी एटम का ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है, तो ये स्ट्रक्चर क्या है? सेकंड है। तो हम इसमें से किसको ज्यादा स्टेबल मानेंगे? जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी कि सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। ये बात समझ में आया। लेकिन ये ऑर्डर नहीं है कि पहले ये देखेंगे तो ये, सबसे पहले आप देखेंगे कि न्यूट्रल कौन है, उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा, जो अभी हम थर्ड में बताएंगे। तो इसको थर्ड कर लीजिए, बल्कि हम इसको थर्ड कर ले रहे हैं, सेकंड इसके बाद, या इसको अगर सेकंड है कोई बात नहीं, इसको सेकंड वो थर्ड। लेकिन ऑर्डर की बात करेंगे तो सबसे पहले न्यूट्रल देखिएगा, और उसके बाद जिसमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा रहेगा वो देखिएगा, और तीसरे नंबर पर किसका ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है उसको देखिएगा। ठीक है? तो आगे हम लोग देखें, ये तो 2 कंडीशन समझ में आ गया। पहला कि न्यूट्रल वाले ज्यादा स्टेबल होंगे, फिर जिसका ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखें थर्ड पॉइंट में स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो थर्ड पॉइंट ये है कि जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा होना चाहिए। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद द ग्रेटर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज मोर स्टेबल। क्लियर? जिसमें ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो न्यूट्रल के बाद आप यही वाला देखेंगे। ठीक है? एक ऑर्डर हो जाएगा। तो फर्स्ट हो गया न्यूट्रल, दूसरे में आप क्या देखेंगे? नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, तीसरे में देखेंगे ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, और बाकी तो सब सीक्वेंस में रहेगा। ठीक? तो अब यहां पर ये क्लियर हो गया कि थर्ड वाले में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल हम लोग यहां पर लिए हैं, और इसमें जरा नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को अगर काउंट किया जाए तो देखें कि कितना आता है। तो यहां पर देखिए ये 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का मतलब ये हो गया एक कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा कोवलेंट बॉन्ड, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। इसमें 6 क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है। अब जरा इसमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स अगर देखा जाए तो क्या होगा?
भाई 2H है, यहाँ पर एक H नीचे कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5, इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या कितना हो गया 5, इसमें 6। तो अगर ये स्ट्रक्चर हम लोगों का फर्स्ट है और ये स्ट्रक्चर आपका सेकंड है, तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ये हो जाएगा कि फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। यहां पर अगर हम लोग देखें फोर्थ पॉइंट में कि लाइक एटम लाइक चार्ज, मतलब अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो उस पर निगेटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अगर ऐसा है तब वो ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब इफ ऑल स्ट्रक्चर्स हैव फॉर्मल चार्ज, दैट स्ट्रक्चर हैविंग निगेटिव चार्ज ऑन निगेटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट विल बी मोर स्टेबल। क्लियर? तो लाइक एटम लाइक चार्ज, जैसा एटम वैसा चार्ज, इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेंगे। अगर ऐसा उसमें डेवलप किया गया या दिया है तो वो ज़्यादा स्टेबल। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग ले लें, जैसे मान लीजिए कि CO ग्रुप है और आपने बॉन्ड को ऐसे तोड़ दिया, ठीक। और जब तोड़ेंगे तो इस पर अब क्या आ जाएगा प्लस, इस पर हो जाएगा माइनस। अब यही चीज़ अगर हम उल्टे ऐसे तोड़ देते तो इस पर प्लस और इस पर माइनस हो जाता ये स्ट्रक्चर। तो अब इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, भाई ये तो न्यूट्रल है इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये तो न्यूट्रल की वजह से हो गया। लेकिन यहाँ पर जो चार्ज आपने अलग अलग ये डेवलप कर दिया, एक बार ऐसे घुमाया तो एक बार उल्टा घुमा दिया, तो यहाँ पर अगर सीधा ऐसे किया लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर घुमा दिया तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिव पर निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। भाई इसके कंपैरिजन में तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही है, तो हम कह सकते हैं कि ये तो बिल्कुल लाइक एटम लाइक चार्ज की तरह है। लेकिन यहाँ पर देखें कि इलेक्ट्रोनिगेटिव पर पॉजिटिव हो गया और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर निगेटिव हो गया, यहाँ लाइक एटम लाइक चार्ज नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो रूल के अनुसार है, ये रूल के अनुसार नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि सेकंड ज़्यादा स्टेबल होगा थर्ड से। आया बात समझ में? तो लाइक एटम लाइक चार्ज वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं अनलाइक से। अब आगे हम लोग लेते हैं फिफ्थ कंडीशन। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखें अगला जो है कि कंडीशन, अगला कंडीशन है चार्ज सेपरेशन का, कि चार्ज सेपरेशन अब देखिए दो तरह का होगा, एक तो लाइक चार्ज के बीच में और दूसरा अनलाइक चार्ज के बीच में। अगर लाइक चार्ज है, और देखें हम लोग लाइक का मतलब क्या होगा, लाइक चार्ज, लाइक चार्ज का मतलब या तो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो। अनलाइक चार्ज का मतलब होगा अगर एक प्लस हो तो दूसरा माइनस, या एक माइनस हो तो दूसरा क्या हो प्लस। तो यहां पर जो चार्ज सेपरेशन की बात हो रही है इन्हीं की बात हो रही है। या तो हमारा होगा ये कंडीशन या तो ये कंडीशन होगा। अगर लाइक चार्ज है, ठीक है, अगल बगल कैसे हैं लाइक चार्ज हैं, तो उनके बीच सेपरेशन ज़्यादा होना चाहिए। अगर सेपरेशन ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। अगर अनलाइक चार्ज हैं, जैसे प्लस है फिर उसके बगल में माइनस है, या उसी के आगे माइनस है, या माइनस है तो उसके आगे प्लस है, मतलब अलग अलग चार्ज है। तो अनलाइक अगर चार्ज है इनके बीच अगर हम लोग देखें सेपरेशन कम होना चाहिए और इनके बीच सेपरेशन ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ रिपल्सन होगा यहाँ अट्रैक्शन होगा, इसलिए ये सेपरेशन कम होगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये बात क्लियर हो गया। जैसे एक एग्जांपल लेकर के हम लोग समझें कि चार्ज सेपरेशन जो है कि क्या होगा, स्टेबिलिटी को बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, वो डिपेंड करेगा कि लाइक चार्ज है कि अनलाइक चार्ज है। यहाँ पर इंक्रीज इन चार्ज सेपरेशन डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इंक्रीजिंग चार्ज सेपरेशन का मतलब ये है कि अगर चार्ज सेपरेशन अगर डिक्रीज कर रहा है तो स्टेबिलिटी क्या होगा। यहाँ पर हमने लिखा कि
इंक्रीज इन द चार्ज सेपरेशन, सेपरेशन अगर बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, तो ये स्पेशली हमने इसके लिए लिखा है। क्लियर? अब यहां पर एग्जांपल लेकर के हम लोग देख सकते हैं। जैसे यहां पर तो ये पूरा न्यूट्रल है, फर्स्ट और फिफ्थ न्यूट्रल है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा कि फर्स्ट और फिफ्थ क्या होंगे, ऑर्डर में दोनों सेम स्टेबल होंगे, इसलिए फर्स्ट बराबर क्या होगा, फिफ्थ। अब यहां पर देखिए, यहां प्लस है, यहां माइनस है, यहां प्लस है और ये माइनस है, यहां प्लस है, ये माइनस, तो दोनों का यहां पर सेकेंड और फोर्थ की बात करें तो दोनों का सेपरेशन क्या है, बराबर है। देखिए यहां पर ये है, यहां पर ये है, तो यहां पर कह सकते हैं सेपरेशन बराबर है और नजदीक है, क्योंकि ये अनलाइक चार्ज हैं। तो अनलाइक चार्ज है तो सेपरेशन कम होना चाहिए, ये सेपरेशन क्या है, ज्यादा है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम, इन दोनों की स्टेबिलिटी ज्यादा। तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड की स्टेबिलिटी फोर्थ के क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन थर्ड वाले की स्टेबिलिटी सबसे कम होगा, क्योंकि इनका सेपरेशन क्या है, ज्यादा है। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आ गया ये, फर्स्ट बराबर फिफ्थ, फिर सेकेंड बराबर क्या होगा, 4 और फिर उसके बाद थर्ड। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आएगा इसके बेसिस पर, चार्ज सेपरेशन के बेसिस पर, ठीक है। और न्यूट्रल है तो जानते ही कि ज़्यादा स्टेबल है। एक और हम लोग चलते चलते देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी का, कि मोर विल बी द नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर कोई स्पीसीज ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बन रहे हैं तो उसकी स्टेबिलिटी हमेशा ज़्यादा होगी, और जिसमें कम नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। इस बात को ध्यान देंगे। तो स्टूडेंट्स इन सारे पॉइंट्स को ध्यान देंगे स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए। एक बार हम फिर से मेमोराइज कर देते हैं। पहले तो आप देखेंगे कि वो न्यूट्रल है कि नहीं, न्यूट्रल है तो ज़्यादा स्टेबल। फिर देखेंगे कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा है कि नहीं, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा स्टेबल होगा। तीसरा देखेंगे कि ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, कंप्लीट है तो ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद लाइक चार्ज लाइक एटम लाइक चार्ज देखेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पर पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद आप देखेंगे क्या कि चार्ज सेपरेशन जो है कि अनलाइक के बीच में कम और लाइक चार्ज के बीच में सेपरेशन ज़्यादा। इसमें सेपरेशन ज़्यादा, इसमें सेपरेशन कम, मतलब अनलाइक के बीच में सेपरेशन कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। और लास्ट में हम लोग ये देखें 6th पॉइंट में कि नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन अगले वीडियो में रिजोनेंस पर ही हम लोग देखेंगे। अब वहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल, एक क्या कई एग्जाम्पल लेंगे और मज़ेदार एग्जाम्पल लेंगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट पूरा एकदम अच्छा सा क्लियर हो। और रिजोनेंस से बहुत क्वेश्चन IIT में या आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, नीट में, है ना, आते ही रहते हैं। डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, आपके बोर्ड में भी आते रहते हैं। तो इसलिए जो अगला वीडियो होगा आने के, ये तो 5th है। 6th वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेकर स्टेबिलिटी को हम लोग देखेंगे कि कैसे स्टेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, कैसे आप लोग निकालेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे और फिर उसी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर ढेर सारे अदर क्वेश्चंस होंगे। स्टूडेंट्स वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना, और साथ ही साथ कमेंट भी लिखें। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं स्टूडेंट्स, तो आप वीडियो जब चलाते हैं तो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा रहता है, उसको ज़रूर दबाएं, है ना, ताकि हम लोगों को, आप लोगों का ये इन्फॉर्मेशन पा करके हम लोगों को थोड़ा सा खुशी हो और अच्छे से आप लोगों को वीडियो बना करके आप लोगों के पास भेजते रहें। स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। ओके, धन्यवाद।